हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बुद्धि और बुद्धि के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, उस पर चर्चा की थी। अब हम आते हैं बुद्धि के सिद्धांत में। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धि का सिद्धांत। तो पहला हमारा है बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, इसी को कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत। तो इसके समर्थक कौन थे एक कारक सिद्धांत के? बिने, टर्मैन और स्टर्न। ये चीज़ याद रखिएगा कि एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? बिने, टर्मैन और स्टर्न। अब इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है एक इकाई है। मतलब बुद्धि जो होती है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो एक इकाई है। और जो संपूर्ण बुद्धि होती है एक समय में सक्रिय होकर केवल एक ही प्रकार के कार्य करती है। मतलब बुद्धि जो होती है वो एक बार में केवल एक ही प्रकार के कार्य कर सकती है। तो इस तरह बुद्धि क्या है? एक इकाई है, वो अविभाज्य नहीं है, अखंडित है। अगला पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा कि सबसे शक्तिशाली जो होती है वो मानसिक शक्ति होती है। जो सबसे शक्तिशाली है वो हमारी मानसिक शक्ति है और सभी मानसिक योग्यताओं पर नियंत्रण करती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो हमारी बुद्धि है उसकी जो शक्तिशाली जो होती है वो मानसिक शक्ति होती है, और जितनी भी हमारी मानसिक योग्यताएं हैं उसको नियंत्रित करती है बुद्धि, यानी मानसिक शक्ति। इस एक कारक सिद्धांत में एक चीज़ और कहा गया कि जो बुद्धि होती है वो अखंड और अविभाज्य इकाई है। ये हमने पहले बता दिया कि बुद्धि जो होती है अखंड और अविभाज्य होती है। मतलब हम बुद्धि को जो है उसको विभाजित नहीं कर सकते, अलग अलग योग्यताओं में विभाजित नहीं कर सकते। ये एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि हमारी जितने भी प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं सब एक ही प्रकार के बुद्धि से एक ही समय में संपादित होती है। बुद्धि एकमात्र शक्ति या कार्य और उसी से उत्तम निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बुद्धि से ही एकमात्र शक्ति है या एकमात्र कार्य है, उससे केवल एक ही प्रकार का कार्य कर सकते हैं एक समय में, और उसके बाद उत्तम निर्णय लेने की क्षमता आती है। ऐसा कहा गया है एक कारक सिद्धांत में। इसके अन्य नाम क्या है? एक तत्व सिद्धांत। सबसे प्राचीन सिद्धांत है बुद्धि का। सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? एक कारक या एक तत्व सिद्धांत। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी को संकाय सिद्धांत भी कहते हैं। एक कारक सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया क्योंकि बाद में ये पता चला कि बुद्धि जो होती है वो छोटी छोटी योग्यताओं से बनी होती है। बुद्धि जो होती है वो छोटी छोटी योग्यताओं का समूह है। इसी वजह से इस एक कारक सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया। तो ये हुआ एक कारक सिद्धांत। अब आते हैं हम द्विकारक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन। 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि है उसके दो कारक हैं या दो तत्व हैं। तो किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था बुद्धि के दो कारक या तत्व हैं। तो वो कौन कौन से हैं? हमारा पहला है सामान्य तत्व, जिसको बोलते हैं जनरल फैक्टर या जी फैक्टर।
जनरल फैक्टर या जी फैक्टर या सामान्य तत्व, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या कहा था उन्होंने? विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर। तो दूसरा हमारा हुआ विशिष्ट तत्व या स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर। अब जी फैक्टर क्या होता है? उन्होंने क्या कहा कि जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात योग्यता है, मतलब हमें जन्म से ही वो योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो जो जन्म से योग्यता हमें मिलती है उन्होंने उसको जी फैक्टर कहा, क्योंकि सभी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं इसकी आवश्यकता होती है जी फैक्टर की। सभी मानसिक क्रियाओं को करने के लिए जन्मजात योग्यता की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्होंने जन्मजात योग्यता कहा। और जो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं उसमें जी फैक्टर की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो एक प्रकार से देख सकते हैं ये व्यक्तित्व विभिन्नता की भी बात करता है। जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है वो व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में भी बताता है। और जितने भी हमारे दैनिक कार्य हैं, रोज जो हम कार्य करते रहते हैं वो लगभग सभी व्यक्तियों में समान होता है। दैनिक कार्य जो रोज वो करते हैं तो वो जी फैक्टर के उपयोग से ही करते हैं। वो जी फैक्टर क्या है? एक बुद्धि का कारक है जो मदद करता है हमारी दैनिक कार्यों को करने के लिए। तो जी फैक्टर का उपयोग करके सबसे अधिक दैनिक कार्य किए जाते हैं। और जितने भी हमारी बौद्धिक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं हैं उनमें एक उभनिष्ठ कारक यही होता है जी फैक्टर। मतलब किसी जो भी बौद्धिक क्रिया है या मानसिक क्रिया उसको करने के लिए जी फैक्टर का होना आवश्यक है, ऐसा द्विकारक सिद्धांत में कहा है। उसके बाद अब हम एस फैक्टर देख लेते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट फैक्टर, विशिष्ट कारक क्या होता है? ये अर्जित योग्यता होती है। क्या होती है? अर्जित योग्यता। अर्जित योग्यता का मतलब ये चीज़ याद रखिए, एस फैक्टर जो होती है अर्जित योग्यता होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य या विभिन्न प्रकार के कार्य जो होते हैं संपादित होते हैं। तो हम वातावरण के साथ कुछ सीखते हैं, कुछ उससे ग्रहण करते हैं, कुछ योग्यता उससे प्राप्त करते हैं और नए नए कार्यों करने के लिए अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम विशिष्ट फैक्टर करते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमें एक अलग योग्यता की आवश्यकता होती है, वही हमारा विशिष्ट फैक्टर होता है। लेकिन जो जी फैक्टर होता है वो हमारे दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वो लगभग सभी में समान होता है, पूरी तरह से समान नहीं होता लेकिन ज़्यादातर समानता पाई जाती है जी फैक्टर लोगों में। अब विभिन्न मानसिक क्रियाएं, व्यक्ति में जो विभिन्न मानसिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए अलग अलग विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी जो हमारी मानसिक क्रियाएं हो रही हैं अलग अलग, उसके लिए भी हमें अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता होती है, अलग अलग विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है जी यस फैक्टर में। तो यस फैक्टर का काम क्या है? अलग अलग योग्यताओं से विभिन्न मानसिक क्रियाओं को संपादित करना। अब उदाहरण क्या है, उदाहरण से समझ लेते हैं। आंकिक गणना और शब्द प्रवाह दोनों ही क्रियाओं में जी फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आंकिक गणना होती है, शब्द प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो इन सब के लिए जिम्मेदार जो होता है वो जी फैक्टर होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो आंकिक गणना संबंधी कार्य होते हैं उसके लिए हमें आंकिक योग्यता की आवश्यकता होती है और शब्द प्रवाह के लिए हमें शाब्दिक योग्यता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब जो हम आंकिक गणना या शब्द प्रवाह करते हैं उसके लिए जी फैक्टर तो महत्वपूर्ण है ही, उसके अलावा हमें आंकिक गणना के लिए आंकिक योग्यता की आवश्यकता होती है और शब्द प्रवाह के लिए शाब्दिक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम देखते हैं यस फैक्टर की भी आवश्यकता होती है और जी फैक्टर की भी आवश्यकता होती है। तो हम कह क्या सकते हैं
कि जी फैक्टर और एक्स फैक्टर दोनों मिलकर ही किसी मानसिक कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें जी फैक्टर के अलावा यस फैक्टर भी उसमें मदद करता है उस कार्य को संपादित करने में। तो कहने का मतलब कि जी जो है एक उभयनिष्ठ फैक्टर है, किसी भी कार्य करने में जी हमेशा विद्यमान रहता है। और कोई विशिष्ट हो कार्य हो तो उसके लिए यस फैक्टर जिम्मेदार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जी फैक्टर भी उसमें शामिल होता है, इसलिए जी फैक्टर को उभयनिष्ठ कारक कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति में विभिन्न विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो ये भी सत्य है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनमें योग्यताएं जो होती हैं, विशिष्ट योग्यताएं जो होती हैं, उनकी मात्रा अलग अलग होती है। किसी में सेम योग्यताएं नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार कर दिए। सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो बाद में क्या किया इन्होंने, स्पीयरमैन ने, कि जी और यस कारकों के अलावा एक और कारक उन्होंने उसमें जोड़ दिया जो बोला जाता है सामूहिक तत्व, और बाद में ये त्रितत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत दोनों जो है स्पीयरमैन का है। पहले द्वितत्व इन्होंने दिया, जब मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया था उसके बाद उन्होंने एक तत्व और जोड़ दिया, सामूहिक तत्व, जो बाद में क्या कहा गया, त्रितत्व सिद्धांत। अब इस फिगर में देखिए कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए जी फैक्टर की आवश्यकता होती है, और ये जी फैक्टर सभी स्पेसिफिक योग्यता से संबंधित होते हैं, सहसंबंधित होते हैं, इनका धनात्मक संबंध होता है इनसे। मतलब कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें जी फैक्टर उपस्थित रहेगा। किसी कार्य के संपादन में जी फैक्टर उपस्थित होता है, उसके अलावा विशिष्ट योग्यताएं भी उसमें शामिल होती हैं उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग होती हैं, तो योग्यताओं के हिसाब से विशिष्ट योग्यताओं की भी ज़रूरत पड़ती है। जी फैक्टर तो लगभग सेम सभी में होता है, लेकिन विशिष्ट योग्यता जो होती है उसकी मात्रा लगभग अलग अलग सब में होती है। तो कहीं ना कहीं जी फैक्टर और यस फैक्टर दोनों किसी कार्य को संपादित करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। अगला है हमारा बहुकारक सिद्धांत। इसी को कहते हैं बहुतत्व का सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत को बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, अमेरिका के थे। अमेरिका के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। कहाँ के थे? अमेरिका थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये अमेरिका के थे, थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया? 1926 में स्पीयरमैन के जो द्वितत्व सिद्धांत था उसका खंडन किया इन्होंने, और खंडन करने के बाद अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, बहुतत्व सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत। तो इसके अनुसार उन्होंने इसमें क्या कहा कि जो बुद्धि की रचना होती है वो दो तत्वों से नहीं बल्कि अनेक तत्वों से हुई है। तो बहुकारक सिद्धांत में पहला चीज अनेक तत्व होते हैं उसमें। उसके बाद कहा कि बुद्धि जो होती है वास्तव में अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय है, समूह है, या छोटी छोटी योग्यताओं का योग है बुद्धि। तो बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक के अनुसार ये है कि बुद्धि जो होती है वास्तव में क्या होती है? छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय या समूह होती है। अब जैसे एक भवन का निर्माण जब करते हैं तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? ईंटों की आवश्यकता होती है। कई सारे ईंट मिलके एक भवन का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार बुद्धि भी जो होती है अनेक छोटी छोटी योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं मिलकर जो होती है बुद्धि का निर्माण करती हैं। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि एक बहुकारक सिद्धांत में क्या कहा गया, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। उन्होंने ये भी कहा कि जो विभिन्न प्रकार की हमारी योग्यताएं होती हैं
उनमें किसी तरह की समानता होना आवश्यक नहीं है। मतलब हमारी जितनी भी योग्यताएं हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए जो अलग अलग योग्यताएं हैं, उसमें किसी तरह की समानता होना आवश्यक नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी हमारी योग्यताएं हैं वो उनमें समानता हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए, थॉर्नडाइक ने कहा था। अब हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति में हिंदी विषय की योग्यता है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसको हिंदी विषय में ज़्यादा रुचि है, उसके अनुसार उनकी योग्यता भी हिंदी विषय में ज़्यादा है, तो उस आधार पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि मनोविज्ञान विषय में भी उसकी उतनी ही योग्यता होगी। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इस उदाहरण से क्या पता चलता है कि उसकी योग्यता हिंदी में है तो ज़रूरी नहीं उसकी योग्यता मनोविज्ञान में भी होगी। तो ये बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। तो क्या, जैसे ये एक बुद्धि की संरचना है, कई तत्व मिलके जो है एक बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं। अनेक तत्वों से मिलके, अनेक छोटी छोटी योग्यताओं से मिलकर एक बुद्धि का निर्माण होता है। तो एक बहुकारक में आते हैं, बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है हमारा समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन और केली। ये चीज़ आप याद रखिए कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन और केली। ये सब एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रतिपादक जो है वो हमेशा याद रखिए। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन और केली हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि होती है 9 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। इन्होंने पहले क्या कहा था, थर्स्टन और केली ने, कि जो हमारी बुद्धि होती है वो 9 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। बाद में इन्होंने क्या कहा कि जब कई सारे उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए, उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बुद्धि होती है वो 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है। बाद में कितना कर दिया? 7 मानसिक योग्यताओं का समूह बना दिया। किस आधार पे? उन्होंने कई सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला। तो वो 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं उसको याद कर लीजिए। याद करने का तरीका भी यहाँ दिया है। NVSWRMP। तो यन से क्या होता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता का मतलब क्या हुआ? गणना संबंधी योग्यता। तो गणना संबंधी क्रियाओं को करने के लिए हमें किस योग्यता की आवश्यकता होगी? संख्यात्मक योग्यता की आवश्यकता होगी। फिर अगला है वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता। अब हमें शाब्दिक योग्यता की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे सारे शब्द आते हैं जिसका अर्थ हम समझ नहीं पाते। तो उस शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें किसकी योग्यता की आवश्यकता होगी? वो शाब्दिक योग्यता की आवश्यकता होगी। अगला है यस, स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल मतलब होता है स्थान संबंधी योग्यता। स्थान संबंधी योग्यता का मतलब कि व्यक्ति ने किसी विशेष स्थान पर उसने कुछ घटना देखा, सीखा, उसको देख के, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? स्थान संबंधी योग्यता की आवश्यकता होती है। तो ये होती स्पेशियल एबिलिटी। अगला है वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह योग्यता। तो शब्द प्रवाह योग्यता मतलब हम किस प्रकार बोल रहे हैं, हमारे मन में कोई शब्द कितना जल्दी जो है आ रहा है, कैच कर रहा है, और उसको हम किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं दूसरों के सामने। तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? शब्द प्रवाह योग्यता की आवश्यकता होगी, हमें अनुभव की आवश्यकता होगी। तो ये है हमारी शब्द प्रवाह योग्यता, शब्दों को व्यक्त करने के लिए। अगला है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? तार्किक
योग्यता। तो तार्किक योग्यता, तर्क करने के लिए जो योग्यता की आवश्यकता होती है। कोई अवधारणा है या कोई सिद्धांत है तो उसको समझाने के लिए हमें तर्क की आवश्यकता होती है। कोई गणितीय संबंधी सिद्धांत हो तो उसको समझाने के लिए हमें तर्क वितर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें तार्किक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो ये होती है रीजनिंग एबिलिटी। अगला है एम, मेमोरी एबिलिटी। तो मेमोरी एबिलिटी मतलब स्मृति संबंधी योग्यता, किसी चीज़ को याद रखने के लिए, कैसे किसी चीज़ को हमेशा याद रखें, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको बराबर देखना होता है, समझना होता है, फिर इसको अपने मेमोरी में रखना होता है। तो इसके लिए हमें स्मृति संबंधी योग्यता की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं मेमोरी एबिलिटी। पी, परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी क्या होती है? प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। जो हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष घटना है या प्रत्यक्ष कोई वस्तु दिख रही है तो उसको देख के समझना जो होती है वही हमारी प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता होती है। प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसको समझना ही प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता में आता है। तो इस प्रकार इसको याद करने का तरीका है NVSWRMP। एन से न्यूमेरिकल एबिलिटी, वी से वर्बल एबिलिटी, एस से स्पेशियल एबिलिटी, डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी, आर से रीजनिंग एबिलिटी, एम से मेमोरी एबिलिटी, पी से परसेप्चुअल एबिलिटी। तो इतना चीज़ आप याद रखिए। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन और केली। इन्होंने इतना चीज़ बताया था। 7 कारक, बुद्धि जो होती है वो 7 कारकों समूह होती है, 7 मानसिक कारकों का समूह होता है, 7 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा वंशानुक्रम, एक होता है वातावरण, और तीसरा होता है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। तो ये 3 चीज़ें होती हैं बुद्धि को जो प्रभावित करती हैं। वंशानुक्रम तो आप जानते ही हैं, जो हमें माता पिता से गुण जो प्राप्त होते हैं जन्म के समय, उसकी वजह से भी हमारी बुद्धि जो होती है प्रभावित होती है। कुछ में उनके माता पिता की वजह से बुद्धि उनकी तेज होती है, किसी में कम होती है। और वातावरण क्या होता है? वातावरण में वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, उनकी वजह से भी उनकी बुद्धि जो होती है प्रभावित होती है। उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। और वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया की वजह से भी बुद्धि प्रभावित होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बुद्धि को प्रभावित करती हैं। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से PDF लिंक पर क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।